नमस्कार दोस्तों। वैसे तो किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव चलते ही रहते हैं, लेकिन देशवासियों की नजरें गुजरात चुनाव पर स्पेशली टिकी रहती हैं, क्योंकि प्रधान सेवक होने के नाते बात सिर्फ चुनावों की नहीं होती, बल्कि बात साख की भी होती है, बात इज्जत की भी होती है। उस प्रधान सेवक के लिए 2024 के आम चुनावों में मुकाबला और भी अधिक कठिन हो जाएगा अगर वो अपनी पार्टी को अपने ही गृह राज्य में विधानसभा चुनावों में जीत ना दिलवा सके। इस बार के चुनाव इसलिए भी थोड़ा खास हो जाते हैं क्योंकि इस बार मुकाबला बाइपोलर न रहकर थ्री कॉर्नर्ड फाइट में बदल चुका है। दोस्तों, बात हो रही है गुजरात चुनावों की। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने 2017 में भी गुजरात में चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि तब गुजरात के लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो दिल्ली वाले भैया भी हैं। लेकिन इस बार गुजरात की पब्लिक आम आदमी पार्टी को आउटराइट इग्नोर नहीं कर सकती, और इसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर गुजरात की विधानसभा पर भी कब्जा कर चुकी है, और वो भी 80% की मेजॉरिटी के साथ। इस बार गुजरात चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं, कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी वच्चे पधारी चुक्या छे। गुजरात की पब्लिक अब आम आदमी पार्टी को वोट देगी। सारे जने झाड़ू पे बटन दबा देना। टोपी किसके साथ लगाई हुई है, कौन है? मोदी भाई। फिर एक बार वर्तमान गुजरात के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने के लिए एक नजर इतिहास में झांकना जरूरी है। शुरुआती लगभग 3.5 दशकों तक गुजरात पर कांग्रेस ने राज किया। इस बीच भले ही बीच में जनता पार्टी और जनता दल ने भी सरकार बनाई, लेकिन ये सरकारें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। और फिर जब एक बार 1995 में बीजेपी ने गुजरात पर कब्जा किया, तब से बीजेपी ने किसी भी दूसरी पार्टी को गुजरात की गद्दी के सपने भी नहीं देखने दिए। इसी बीच गुजरात में एक स्वर्णिम युग भी रहा, जो 2001 से 2014 तक रहा, और इसे कई और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ लोग इसे मोदी युग कहते हैं, और कुछ लोग इसे सो कॉल्ड गुजरात मॉडल कहना पसंद करते हैं। इस गुजरात मॉडल पर भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले 27 सालों से बीजेपी के साथ गुजरात में सब कुछ सही चल रहा है। 2015 के पाटीदार आंदोलनों के बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट देखने को मिली। जहां बीजेपी 1995 में 121 और 2002 में 127 सीटें जीती थी, वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में यह सीटें घटकर मात्र 99 रह गई। और साथ ही कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। भले ही कांग्रेस पिछले 27 सालों से गुजरात में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता कि गुजरात के वोटर्स का 40% कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहता है, और वोटर्स का 40% कोई छोटी संख्या नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2017 के चुनावों में बीजेपी को गुजरात के 1,47,00,000 लोगों ने वोट दिया, और वहीं कांग्रेस को 1,24,00,000 लोगों ने वोट दिया। बात 2012 के चुनावों की करें तो बीजेपी को जहां 1,31,00,000 लोगों ने वोट दिया, वहीं कांग्रेस को 1,06,00,000 लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब क्या है कि जो वोटर्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यह एक क्लियर साइन है जो ये बताता है कि गुजरात की 40% पॉपुलेशन आज भी कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। चलिए गुजरात पॉलिटिक्स को तीनों मुख्य पार्टियों की अलग अलग एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। अपनी बात की शुरुआत सत्ताधारी दल बीजेपी से करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गुजरात की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी को वोट दे देता है, और लोग वोट देंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने सो कॉल्ड गुजरात मॉडल को गुजरातियों के दिमाग में सक्सेसफुली स्टेब्लिश जो कर दिया है। ऐसा नहीं है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक झुंझुना है। इकोनॉमिक फ्रंट पर मोदी युग में गुजरात में कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिले, जैसे आरएसएस की एंटी प्राइवेटाइजेशन और एंटी ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी के अगेंस्ट जाकर मोदी जी ने गुजरात में प्राइवेटाइजेशन पर फोकस किया। वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसा एक अनोखा इनिशिएटिव उठाया। बात अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की हो या फिर रोड्स कनेक्टिविटी की, और साथ ही टूरिज्म डेवलपमेंट पर भी काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिले, बट वहीं गरीबी, फार्मर सुसाइड, सेक्स रेशियो जैसे सोशल एस्पेक्ट पर गुजरात की मोदी सरकार पूरी तरह से फ्लॉप रही।
विधानसभा चुनावों से मात्र 1 साल पहले बीजेपी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया। विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और ऐसा सिर्फ पाटीदारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया, क्योंकि 2015 के पाटीदार आंदोलनों के बाद 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इन चुनावों में भी बीजेपी के सीएम फेस भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बीजेपी को किसी भी सीएम फेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी सम्मान, गौरव, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर ही वोट जुटा लेते हैं। उन्हें इकोनॉमी और जीडीपी पर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें तो गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लें या फिर नाकामयाबी, वो यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस जनता के बीच एक पावरफुल नैरेटिव सेट नहीं कर पाती। कांग्रेस ने कभी भी सो कॉल्ड गुजरात मॉडल को इफेक्टिवली एक्सपोज करने की कोशिश भी नहीं की। जहां एक तरफ बीजेपी जोर शोर से गुजरात मॉडल का प्रचार करती रहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी राजस्थान मॉडल का प्रचार कर सकती थी। कांग्रेस नेगेटिव पब्लिसिटी और दूसरी पार्टियों के एजेंडों को क्रिटिसाइज करने में ज्यादा विश्वास रखती है। बेहतर यह होता कि कांग्रेस अपने एजेंडों को इफेक्टिवली जनता के बीच रख पाती। गुजरात कांग्रेस से बहुत सारे नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना इस बार के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस ईसुदान गादवी हैं। ये 2 दशकों तक जर्नलिस्ट रहे और 2021 में इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मात्र 1 साल के अंदर ही इन्हें सीएम कैंडिडेट बनाया जाना, इसके पीछे का रीजन सिर्फ ये है कि ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं और गुजरात में 48% लोग ओबीसी हैं। लेकिन ईसुदान गादवी इतने नोन और फेमस पर्सनैलिटी नहीं है जो बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को काउंटर कर सकें। आम आदमी पार्टी गुजरात में नई है और राज्य में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। फिर भी दिल्ली मॉडल पर बात करके आम आदमी पार्टी कुछ सीटें तो जीत ही सकती है और शायद 80% की मेजॉरिटी के साथ। दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।